Good morning friends, welcome to my another video part 2 of periodicity। तो इस चैप्टर में हम जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन पावर, इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे क्योंकि पहले वाले वीडियो में इतना अच्छे से हो नहीं पाया था। तो पहले देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहते हैं? तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमको क्या करना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उसमें जो एनर्जी लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट फैक्टर आता है क्या आपका, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारा साइज मैंने दो एग्जांपल लिया हुआ है, ये ए आपका रहा, ये और आपका रहा बी। तो इन दोनों में यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 6 4 10 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी लगेगा, मतलब दोनों कंपैरिजन में ए के इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा या बी इक्वल टू ए, या ए इज ग्रेटर ए लेस देन बी। तो इन तीन में हमारा ऑप्शन है। तो कौन सा फैक्टर है, देखिए न्यूक्लियस चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, इन दोनों को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इन दोनों को भी अट्रैक्ट कर रहा है, और इन दोनों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फैक्टर भी है। तो इसी तरह ये वाला न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको कर रहा है अट्रैक्ट, तो इन सभी को अट्रैक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फैक्टर भी रह रहा है। तो यहाँ पे जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा इस न्यूक्लियस का, वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेरिजन टू ए। तो इजीली यहाँ पे पता चल रहा है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी ए में लगेगा उसके कंपैरिजन बी में कम लगेगा। सो ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो साइज जितना बड़ा होता जाता है, एनर्जी उतना, आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम लगेगा। ये हो गया फर्स्ट फैक्टर। उसके बाद आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज मतलब मान लीजिए मैंने लिथियम प्लस लिया, ये वाला जैसे लिथियम प्लस मैंने लिया और उसके बाद बेरिलियम 2 प्लस लिया, तो यहाँ पे एक ही न्यूक्लियर चार्ज रह रहा है। मतलब मान लीजिए ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था और यहाँ पे अभी 2 न्यूक्लियर चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन सब रहेंगे, जैसे कुछ ऑर्बिटल नहीं है, मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। आठ इलेक्ट्रॉन वाला तो कोई ऑर्बिटल है नहीं, मैं बस आपको समझाने के लिए ये वाला ऑर्बिटल ड्रॉ किया हुआ है। देखिए ये 1 न्यूक्लियर चार्ज है, तो ये इन सबको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 जन मिलके खींच रहे हैं। तो एक गाड़ी को एक जन खींच रहा है और एक गाड़ी को 2 जन खींच रहे हैं। तो 2 जन जो गाड़ी को खींचेंगे वो वाला गाड़ी मूव करने लगेगा एज कंपेरिजन टू एक जन जो खींचेंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, सेकंड वाले पे। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी उतना बढ़ेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो सील्डिंग होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको बोलते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट। मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये वाला 2s, ये वाला 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। तो और जो ऑर्बिटल आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ गया, तो ये लोग क्या करते हैं, जो डी ऑर्बिटल आएगा उसके बाद
उसके बाद उसके बाद 3s जो आएगा उसको थोड़ा रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फैक्टर धीरे धीरे डोमिनेट करने लगेगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा, तो ये वाला थोड़ा क्लोज हो जाएंगे न्यूक्लियस के। तो ये क्या करेंगे, उसके बाद जो ऑर्बिटल लगेगा उसको रिपेल करने लगेंगे। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट जहाँ पे ज़्यादा होगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल का जो गैप है, ये वाला जो मॉलिक्यूल का जो गैप है, सॉरी, ये वाला जो मॉलिक्यूल का गैप है ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि ये वाला न्यूक्लियर चार्ज कम एक्सपीरियंस करेगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या है, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए, जैसे नाइट्रोजन का मान लीजिए 2s2 है यहाँ पे और 2p3 है, और ऑक्सीजन का 2s2 है और 2p4 है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी किस में ज़्यादा लगेगा, आप बोलना कि नाइट्रोजन में, पर नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लगेगा ऑक्सीजन में। ये क्योंकि हम जानते हैं फुल फील्ड और हाफ फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है, और यहाँ पे ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकालने की, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी चाहिए होगी वो कम चाहिए होगी एज कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ये अगर इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा। तो ये वाला तो हम जानते हैं कि फुल फील्ड के बाद हाफ फील्ड ही सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो इसी वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम रहेगा, ऑक्सीजन का कम रहेगा एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसी तरह हम देखते हैं अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितना एनर्जी लगेगा उसको। तो साइज जितना छोटा रहेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना इजी रहेगा या उतना डिफिकल्ट होगा। साइज छोटा है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो इसको ऐड करना है यहाँ पे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में। तो यहाँ पे एनर्जी कम लगेगा एज कंपैरिजन टू जैसे बिगर मॉलिक्यूल हो गया। बिगर मॉलिक्यूल में क्या होगा, ऑर्बिटल भी ऐड होते जाएंगे। ये मैं बस साइज की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो यहाँ पे इजीली ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पे इजीली ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन फैक्टर भी रहेगा और साइज भी बहुत छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा मुश्किल होगा एज कंपैरिजन टू दिस। तो साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी कम लगेगा, और साइज छोटा रहता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी ज़्यादा लगेगा। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी रहेगा या डिफ़िकल्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे न्यूक्लियर को ऐड करना है, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे न्यूक्लियर को ऐड करना है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसको ईजी और अच्छी तरह कैसे अट्रैक्ट करेगा एज कंपैरिजन टू दिस वन। तो यहाँ पे एडिशन क्या होगा, ईजी होगा। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी कम लगेगा। जितना न्यूक्लियर चार्ज घटेगा
उतना एनर्जी ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में। ये बात आप ध्यान में रखिए। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ये इजीली ऐड होगा तो एनर्जी कम लगेगा, ये डिफ़िकल्ट होगा ऐड करने में तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो उसके बाद आता है आपका स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट में क्या हुआ होता है, बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के चलते ये वाला क्या हो गया है, न्यूक्लियस सील्ड हो गया है, मतलब एक सील्ड की तरह बन गया है। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो रिपेल करना चाहेगा। तो सील्डिंग जितना अच्छा उतना एनर्जी, उतना डिफ़िकल्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, और जितना सील्डिंग वीक उतना इजीली ऐड होगा इलेक्ट्रॉन। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतना ज़्यादा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कंसेप्ट ही लगता है ज़्यादातर। उसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चलते मान लीजिए यहाँ पे हाफ फील्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज कंपैरिजन टू दिस। तो वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी रहती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपका साइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट ए बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बॉन्ड पेयर कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वही अट्रैक्ट करेगा। जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे कि आपका फ्लोरीन मान लीजिए, साइज इसका छोटा है और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने में। साइज देखिए पहला ही है, कॉन्फ़िगरेशन 9 है। तो इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने में। तो ये चाहेगा मैं इलेक्ट्रॉन लूँ, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। कहीं पे भी पास में कहीं पे भी देखेगा इलेक्ट्रॉन तो वो अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसका है, फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद आपका क्लोरीन। तो साइज के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी डिक्रीज करता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फैक्टर डोमिनेट करता जाता है। देखिए फ्लोरीन में जैसे 2s और 2p है उसके बाद, लेकिन क्लोरीन में क्या आ जाता है 3s उसके बाद 3p। तो इसीलिए क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फैक्टर जो है वो डोमिनेट करना लगता है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी वो थोड़ा घट जाता है। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो उसके बाद पोलराइजेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो शिफ्ट कर देता हो। तो जैसे F नेगेटिव हुआ, Cl नेगेटिव हुआ, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। तो I नेगेटिव का क्या है, साइज सबसे ज़्यादा है और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवनेस बहुत कम है। तो I माइनस क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शिफ्ट कर देगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरफ। तो इसीलिए इसका पोलराइजेबिलिटी सबसे अच्छा है, उसके बाद Br माइनस का, उसके बाद Cl माइनस का, उसके बाद F नेगेटिव का। उसके बाद आता है पोलराइजेशन पावर मैंने तो अच्छे से समझा दिया था, तो मुझे नहीं लगता इसको समझाने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेंगे इसका। तो पीरियोडिसिटी इसी में ही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके देन, थैंक यू।